हाय गाइस, तो आज हम पढ़ने वाले हैं केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशंस क्लास 10 का केमिस्ट्री का फर्स्ट चैप्टर। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। चैनल को सब्सक्राइब कर देना, वीडियो को लाइक कर देना। तो एनसीईआरटी में स्टार्टिंग में आपके उसमें कुछ एग्जांपल्स दिए हुए हैं, उनको एक एक करके पढ़ लेते हैं। तो अगर हम मिल्क को रूम टेम्परेचर पे गर्मी के समय में छोड़ दें तो उसमें क्या हो जाता है, वो आपने देखा होगा उसमें खट्टापन आ जाता है और उसमें क्या हो जाता है, नया सब्सटेंस लैक्टिक एसिड का फॉर्मेशन हो जाता है। ये भी क्या है, एक केमिकल रिएक्शन है। आयरन में जंग लग जाना वो भी एक केमिकल रिएक्शन है। ग्रेप्स का फर्मेंटेड होना वो भी एक केमिकल रिएक्शन है। जो फूड बनता है यानी कि जो रॉ फूड है वो एक न्यू सब्सटेंस में चेंज हो रहा है, ये भी एक केमिकल रिएक्शन है। फूड हमारी बॉडी में डाइजेस्ट होता है, उसमें भी केमिकल रिएक्शंस होती हैं एंजाइम्स की हेल्प से। हम रिस्पायर करते हैं यानी कि हम ऑक्सीजन लेते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड को रिलीज़ करते हैं, एनर्जी प्रोड्यूस होती है, तो वो भी एक केमिकल रिएक्शन है। तो अब आगे डिटेल में पढ़ते हैं। तो देखो, हमें कैसे पता चलेगा कि किसी भी चीज़ में केमिकल रिएक्शन हो रही है? अगर उसके स्टेट में चेंज हो यानी सॉलिड, लिक्विड, गैस, उसके कलर में चेंज हो, या किसी गैस का इवोल्यूशन हो जाए यानी कोई गैस निकल रही हो, या टेम्परेचर में चेंज है, तो इन चारों में से कोई भी एक चीज़ हो रही हो या कोई दो या कोई तीन या चारों हो रही हो, तो हमें पता चलता है कि वहाँ पर केमिकल रिएक्शन हुई है। ठीक है, अब एक बेसिक टर्म्स को समझते हैं कि रिएक्टेंट्स क्या होते हैं और प्रोडक्ट्स क्या होते हैं। देखो, वो सब्सटेंस जो केमिकल चेंज कर रहे हैं उनको हम बोलते हैं रिएक्टेंट्स। अगर सिंपली देखें, अगर ये हमारी रिएक्शन है तो हम जो ये चीज़ पहले लिखते हैं यानी रिएक्ट तो ये कर रहे हैं ना, तो जो रिएक्ट कर रहे हैं उनको रिएक्टेंट्स बोलते हैं, और जो बनता है, जो प्रोडक्ट बना है, उसे हम नॉर्मली प्रोडक्ट बोल देते हैं। ठीक है, हम जो रिएक्टेंट्स हैं उनको लेफ्ट साइड लिखते हैं और प्रोडक्ट्स को राइट साइड लिखते हैं। ठीक है, केमिकल इक्वेशन देखो, केमिकल रिएक्शन को हम शॉर्ट फॉर्म में लिख सकते हैं, उसको वर्ड इक्वेशन बोलते हैं। ठीक है, जैसे कि जब मैग्नीशियम रिबन है उसको ऑक्सीजन में अगर बर्न कर दें तो मैग्नीशियम ऑक्साइड बना देता है। इसकी आगे भी हम पढ़ेंगे इसके बारे में। मैग्नीशियम प्लस ऑक्सीजन जो कि हमारे रिएक्टेंट हो गया, और मैग्नीशियम ऑक्साइड बनाते हैं जो कि हमारा प्रोडक्ट हो गया। अब हम किसी भी केमिकल इक्वेशन को लिखते हैं कैसे हैं, देखो, वर्ड इक्वेशन से केमिकल इक्वेशन में चेंज करना आना चाहिए। हमने पहले देखा मैग्नीशियम जो है ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट कर रहा था और मैग्नीशियम ऑक्साइड बना रहा था, तो इसके लिए हमें इन सब के फुल फॉर्म जो शॉर्ट फॉर्म हम यानी कि जो जिससे डिनोट करते हैं वो चीज़ हमें पता होनी चाहिए। जैसे मैग्नीशियम को Mg से डिनोट करते हैं, ऑक्सीजन को O2 लिखते हैं, और मैग्नीशियम ऑक्साइड ये दोनों मिला के MgO बन जाता है। ध्यान रखना, ये केमिकल इक्वेशन बैलेंस नहीं है। आगे अभी मैं बताऊंगी कि किसी भी केमिकल इक्वेशन को बैलेंस कैसे कर सकते हैं। बैलेंसिंग चेक करने के लिए हमें पहले ओवरव्यू ले लेते हैं। LHS यानी कि लेफ्ट साइड पर देखो किसके कितने मॉलिक्यूल्स हैं, राइट साइड पे भी देखो किसके कितने मॉलिक्यूल्स हैं। अब देखो, यहाँ पर मैग्नीशियम कितना है, 1, और यहाँ पे ऑक्सीजन कितना है, 2, और यहाँ पे 1 मैग्नीशियम है और 1 ऑक्सीजन है, यानी कि 1 ऑक्सीजन और होना चाहिए, तो हम इसके आगे 2 लगा देंगे। अब अगर यहाँ देखें तो ऑक्सीजन तो 2 हो गए पर मैग्नीशियम भी 2 हो गए, तो मैग्नीशियम को 2 करने के लिए हम सिर्फ मैग्नीशियम के आगे 2 लगा देंगे। तो 2Mg + O2 गिव्स आउट 2MgO। ये हमारी बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन होगी। इसको और डिटेल में भी बाद में बताएंगे किस तरह से किसी भी केमिकल इक्वेशन को बैलेंस कर सकते हैं। पहले तो हम करेक्ट अपनी इक्वेशन को लिख लेंगे, उसके बाद LHS और यानी कि लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड एटम्स को काउंट करो किसके कितने एटम्स हैं, और जिनके कम एटम है उससे बैलेंस करना स्टार्ट कर दो। उसके बाद हमेशा याद रखना, अगर ये मान लो अगर ये O2 लिखा हुआ है तो हम हमेशा कोफिशिएंट यानी कि यहाँ पर जो कंपाउंड के आगे नंबर लिखते हैं उसको कोफिशिएंट बोलते हैं, तो हम हमेशा कोफिशिएंट को चेंज करेंगे। पर ये जो सबस्क्रिप्ट में नंबर लिखे रहते हैं इनको हम नहीं चेंज कर सकते बैलेंसिंग के टाइम। ठीक है, तो ये पॉइंट यही कह रहा है, और इसी प्रोसेस को हमें रिपीट करना है। सेम एग्जांपल मैं बता चुकी हूँ, Mg + O2 टू गिव आउट MgO है। Mg की 1 है, लेफ्ट हैंड भी 1 है, पर O2 के लेफ्ट हैंड साइड 2 हैं और RHS में 1 है, यानी कि ऑक्सीजन अब इक्वल नहीं है। ऑक्सीजन को इक्वल करने के लिए हमने यहाँ पे 2 लगा दिया। और अगर आप सोच रहे हो कि MgO था तो हमने यहाँ 2 क्यों नहीं लगा दिया, नहीं, हम यहाँ पर 2 नहीं लगाते हैं, हम हमेशा कोफिशिएंट ही चेंज करते हैं। ठीक है, तो हमने आगे 2 लगा दिया। अब ऑक्सीजन तो डबल हो गया पर मैग्नीशियम भी डबल हो गया, और मैग्नीशियम रिएक्टेंट में तो एक ही है, तो इसके लिए हम
यहाँ भी 2 लगा देंगे, तो ये हमारी बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन जो है वो बन के रेडी हो जाएगी। अब हम देखेंगे टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन, यानी कि केमिकल रिएक्शन के कितने टाइप्स होते हैं और क्या क्या टाइप्स होते हैं। तो पहला है हमारा कॉम्बिनेशन रिएक्शन। कॉम्बिनेशन से समझ आ रहा है कि किन्हीं 2 या 2 से ज़्यादा चीज़ों का कॉम्बिनेशन होगा। तो जो रिएक्टेंट होंगे यानी कि 2 या 2 से ज़्यादा चीज़ों का कॉम्बिनेशन बन के कोई एक सिंगल प्रोडक्ट बन जाए तो उसे हम कॉम्बिनेशन रिएक्शन बोलते हैं। जैसे कि क्विक लाइम यानी कि कैल्शियम ऑक्साइड और वाटर मिलके क्या बना दिए, स्लेक्ड लाइम, जिसको हम कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बोलते हैं। तो 2 चीज़ों का कॉम्बिनेशन हुआ और कोई एक प्रोडक्ट बन गया, तो ये कौन सी रिएक्शन हो गई, कॉम्बिनेशन रिएक्शन हो गई। ये भी एक इम्पॉर्टेंट चीज़ येलो बॉक्स में दी हुई है कि देखो, अगर स्लेक्ड लाइम कार्बन डाइऑक्साइड के साथ रिएक्ट करे तो क्या होता है। अगर स्लेक्ड लाइम है जिसको हम कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बोलते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड एयर में प्रेजेंट है, तो ये जब दोनों आपस में रिएक्ट करते हैं तो कैल्शियम कार्बोनेट बना देते हैं, जो कि वॉल पे लगाई जाती है, जो इसको शाइनी फिनिश देती है। उसके बाद होता क्या है, कैल्शियम कार्बोनेट जो है वाइट वॉशिंग के 2-3 दिन बाद फॉर्म हो जाती है और ये वॉल्स को शाइनी फिनिश देती है। इस कैल्शियम कार्बोनेट का फॉर्मूला क्या होता है, CaCO3। तो ये कैल्शियम कार्बोनेट का फॉर्मूला होता है। उसके बाद है डीकम्पोजिशन रिएक्शन। डीकम्पोजिशन रिएक्शन ये होती है, देखो डीकम्पोज का मतलब होता है कोई भी सिंगल चीज़ अगर मल्टीपल चीज़ में टूट जा रही हो, इसको हम बोलते हैं डीकम्पोज, यानी कि डीकम्पोजिशन इस प्रोसेस को बोलते हैं। तो इसमें भी ऐसा ही हो रहा होगा, एक सिंगल प्रोडक्ट अगर मल्टीपल चीज़ों में ब्रेक हो जाए तो उसको डीकम्पोजिशन रिएक्शन बोलते हैं। जैसे यहाँ पे एग्जांपल के तौर पर हमने लिया ग्रीन क्रिस्टल्स लिए, पर उसका साइंटिफिक नेम फेरस सल्फेट है। फेरस सल्फेट को हीट किया तो हमें फेरिक ऑक्साइड मिला, सल्फर डाइऑक्साइड मिला, सल्फर ट्राइऑक्साइड मिला। तो ये क्या हो गया, डीकम्पोज हो गया, यानी ये डीकम्पोजिशन रिएक्शन हो गई। सेकेंड एग्जाम्पल है कैल्शियम कार्बोनेट का, जिसके बारे में हमने अभी पढ़ा, CaCO3। कैल्शियम कार्बोनेट लिया तो कैल्शियम ऑक्साइड बन गया और कार्बन डाइऑक्साइड बन गया, यानी कि 2 चीज़ें हमें एक चीज़ से 2 चीज़ों में टूट गई, तो ये भी हमारी डीकम्पोजिशन रिएक्शन हो गई। उसके बाद अगर जो ऐसी डीकम्पोजिशन रिएक्शन जिनको हीट चाहिए होता है तो वो क्या कहलाती है, थर्मल डीकम्पोजिशन। कुछ और एग्जांपल्स देख लेते हैं। कुछ, अब जैसे मैंने बोला कि डीकम्पोजिशन रिएक्शन जिन्हें हीट चाहिए होती है, थर्मल बोल दिया। कुछ डीकम्पोजिशन रिएक्शन ऐसी होती हैं कि जब कंपाउंड लाइट में एक्सपोज होता है तो वो रिएक्शन करती हैं, यानी कि उन्हें क्या नीड पड़ रही है, सनलाइट की नीड पड़ रही है। तो जिनको सनलाइट की नीड पड़ती है उनको हम बोलते हैं फोटोकेमिकल रिएक्शन या फोटोकेमिकल डीकम्पोजिशन रिएक्शन। एग्जाम्पल है सिल्वर क्लोराइड का। सिल्वर क्लोराइड लिया यानी कि AgCl ले लिया अगर हमने और उसमें सनलाइट दे दी तो वो सिल्वर प्लस में क्लोरीन गैस को अलग कर देता है, जिसकी रिएक्शन ये है। दूसरा सिल्वर ब्रोमाइड। सिल्वर ब्रोमाइड जो वाइट कलर का होता है उसको अगर हमने सनलाइट प्लस करा दिया तो वो सिल्वर और ब्रोमीन गैस में टूट जाता है, जिसकी रिएक्शन ये है। तो अब डीकम्पोजिशन रिएक्शंस को एनर्जी चाहिए होती है ताकि वो रिएक्टेंट्स को ब्रेक डाउन कर सकें, और ये एनर्जी किन फॉर्म में, इलेक्ट्रिसिटी फॉर्म में हो सकती है, लाइट फॉर्म में हो सकती है और हीट फॉर्म में भी हो सकती है। रिएक्शन जिसमें एनर्जी एब्जॉर्ब्ड की जाती है उनको एंडोथर्मिक बोलते हैं, और वो रिएक्शन जिसमें एनर्जी को रिलीज़ किया जा रहा है, यानी कि एनर्जी रिलीज हो रही है, एनर्जी प्रोडक्ट के फॉर्म में बन रही है, तो वो एक्सोथर्मिक रिएक्शंस होती हैं। ठीक है। और डीकम्पोजिशन रिएक्शन यूज़ किस में होती है, ब्लैक और वाइट फोटोग्राफी में यूज़ होती है, ये आपके NCERT में लिखा है। तो डीकम्पोजिशन रिएक्शन ब्लैक एंड वाइट फोटोग्राफी में भी यूज़ की जाती हैं। बात करते हैं डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन की। डिस्प्लेस, नाम से पता चल रहा है कि कोई एक चीज़ दूसरे चीज़ को डिस्प्लेस कर देगी। तो कोई एक चीज़ दूसरी चीज़ को डिस्प्लेस कर देगी। डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में क्या होता है, ज़्यादा रिएक्टिव मेटल है, अगर मान लो ये मोर रिएक्टिव मेटल है तो ये, और ये लेस रिएक्टिव मेटल है तो ये लेस रिएक्टिव मेटल को डिस्प्लेस कर देगा, यानी कि इसकी जगह ये खुद आ जाएगा, ये उसको डिस्प्लेस कर सकता है। और ऐसी रिएक्शंस को हम क्या बोलते हैं, सिंगल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, या कह सकते हैं डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। अब ये आपकी एक एक्टिविटी है। देखो एग्जाम्पल के तौर पे आयरन लिया, कॉपर सल्फेट लिया, उससे क्या बना, आयरन सल्फेट प्लस कॉपर, यानी कि आयरन ने क्या किया, कॉपर को डिस्प्लेस कर दिया। सेम जिंक और कॉपर सल्फेट में
जिंक ने क्या किया, कॉपर को डिस्प्लेस कर दिया। लीड और कॉपर में क्या हुआ, लीड ने कॉपर को डिस्प्लेस कर दिया। तो ऐसी चीज़ें होती हैं। अब देखो यहाँ पर पॉइंट है, जिंक और लेड, यानी कि जिंक और जो लेड है वो आपके ज़्यादा रिएक्टिव होते हैं कॉपर से, इसीलिए यहाँ पर उसे डिस्प्लेस कर पा रहे हैं। डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, अभी हमने डिस्प्लेसमेंट देखा कि एक चीज़ दूसरे को डिस्प्लेस कर दे रही है। डबल डिस्प्लेसमेंट क्या होगा, अगर ये चीज़ इसको रिप्लेस कर रही है तो ये चीज़ इसको रिप्लेस कर देगी, यानी कि ये अपनी पोजीशंस की अदला बदली कर लेंगे ये लोग। चलो देखते हैं। जैसे कि डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में क्या होता है, आयंस जो हैं एक्सचेंज हो जाते हैं, यानी कि अपनी पोजीशन की अदला बदली कर देते हैं। इसको हम प्रेसिपिटेशन रिएक्शन भी बोलते हैं। क्यों बोलते हैं, क्योंकि एक इनसॉल्युबल सॉलिड प्रेसिपिटेट फॉर्म होता है। देखो, जब सोडियम सल्फेट का सॉल्यूशन हम बेरियम क्लोराइड सॉल्यूशन में मिक्स करते हैं तो एक वाइट इनसॉल्युबल सब्सटेंस फॉर्म हो जाता है। ये देखो, वाइट इनसॉल्युबल सब्सटेंस फॉर्म हो जाता है और इस इनसॉल्युबल सब्सटेंस को हम बोलते हैं प्रेसिपिटेट। ठीक है, उसकी रिएक्शन ये रही। और इनसॉल्युबल प्रेसिपिटेट क्या फॉर्म हुआ, BaSO4, जो कि वाइट सॉलिड है। ठीक है, देखो अब ये प्रेसिपिटेट फॉर्म हुआ क्यों, ये वाइट प्रेसिपिटेट जो बेरियम सल्फेट है BaSO4, ये सल्फेट और बेरियम आयन की रिएक्शन की वजह से फॉर्म होता है। वो रिएक्शंस जिनमें एक्सचेंज ऑफ आयंस और रिएक्टेंट्स के बीच में, उसको क्या बोलते हैं, डिस्प्लेसमेंट, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। तो ये आपकी डेफिनेशन है। अब है कोरोजन। देखो, कोरोजन का मतलब होता है रस्टिंग ऑफ आयरन, यानी कि आयरन का जंग लगना, जंग लगने की जो प्रोसेस होती है उसको बोलते हैं कोरोजन। तो जब मेटल्स अटैक्ट होते हैं, अपने आसपास सब्सटेंसेस के कांटेक्ट में आ जाते हैं, जैसे कि मॉइस्चर हो गया, एसिड्स वगैरह हो गए, तो ये धीरे धीरे डैमेज होने लगते हैं और इसी प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, कोरोजन बोलते हैं। ऐसा नहीं है कि सिर्फ आयरन ही कोरोज होता है। रस्टिंग ऑफ आयरन तो कोरोजन का सिर्फ एक एग्जाम्पल हो गया। जैसे कि सिल्वर जो है वो ब्लैक कलर की कोटिंग डेवलप कर लेता है, यानी कि देखो, जब आयरन रस्ट होता है तो उसमें ब्राउनिश कलर हो जाता है। वहीं जब सिल्वर आपने देखा होगा बहुत ज़्यादा पुराना हो जाता है या बहुत ज़्यादा देर तक बाहर रखा हुआ है तो वो हल्का हल्का ब्लैक पड़ने लगता है, तो वो भी कोरोजन की प्रोसेस ही है। कॉपर को जब आप बहुत देर तक बाहर रखोगे तो उसमें ना ग्रीन कलर की कोटिंग आपको दिखती है, वो भी कोरोजन ही है। अब ये बताओ भाई, कोरोजन हो रहा है तो दिक्कत क्या है, कोरोजन से क्या प्रॉब्लम होती है। कोरोजन से देखो, कार बॉडीज, ब्रिजेस, आयरन रेलिंग, शिप्स और बहुत सारे जो मेटल ऑब्जेक्ट्स हैं उनको डैमेज होता है। तो और आयरन का कोरोजन तो बहुत ही ज़्यादा सीरियस प्रॉब्लम है। अब हर साल बहुत ही ज़्यादा अमाउंट ऑफ मनी स्पेंड किया जाता है डैमेज्ड आयरन को रिप्लेस करने के लिए, क्योंकि जो अगर डैमेज्ड आयरन है वो यूज़ में नहीं आ सकता। देखो, न्यू आयरन था, शाइनी एकदम नया, कुछ देर बाद क्या हुआ कि रेडिश ब्राउन पाउडर इसके ऊपर लग गया, यानी रस्ट आ गया। क्या हुआ, आयरन आर्टिकल्स जो थे, यानी पार्टिकल्स थे उसके, वो बहुत ज़्यादा शाइनी थे जब नए थे। कुछ देर के लिए बाहर छोड़ा, वो रेडिश ब्राउन पाउडर से कोटेड हो गए ऑक्सीजन के कांटेक्ट में आने की वजह से। इसको हम नॉर्मली बोल देते हैं रस्टिंग ऑफ आयरन। तो कोरोजन क्या है, कोरोजन एक स्लो डिस्ट्रक्शन ऑफ मेटल है इन्वायरमेंट, यानी इन्वायरमेंट के द्वारा स्लो डिस्ट्रक्शन हो जाता है, यानी कि डिस्ट्रॉय हो जाते हैं हमारे मेटल्स, उसी प्रोसेस को हम कोरोजन बोलते हैं। रीज़न क्या हो सकता है, मॉइस्चर हो गया, एसिड्स हो गया और भी सब्सटेंसेस वगैरह। ये बहुत ही सारे यूजफुल सब्सटेंसेस को अफेक्ट करता है और बहुत ही ज़्यादा बड़ा इकोनॉमिक लॉस करता है। रैंसिडिटी क्या होता है, रैंसिडिटी एक ऐसी प्रोसेस है जिसमें फैट्स और ऑयल्स, जो फूड में फैट्स और ऑयल्स पड़े होते हैं, वो एयर के एक्सपोजर की वजह से ऑक्सीडाइज हो जाते हैं और उनका जो स्मेल और टेस्ट है वो बहुत ही ज़्यादा ख़राब आने लगता है। ये तो आपने भी नोटिस किया होगा कि कोई भी फूड को अगर बहुत देर तक हम बाहर रख दें तो उसमें बहुत ही बेकार सी स्मेल आने लगती है। टेस्ट की तो बात ही जाने दो। देखो, जैसे कि अगर हम फैट और ऑयल को कभी टेस्ट या स्मेल करें जिसको हमने बहुत देर तक बाहर छोड़ दिया, जैसे फ्रेश फूड था, बढ़िया सी स्मेल और टेस्ट आता, इसी चीज़ को हम अगर देर तक छोड़ दें तो उसमें स्मेल और उसका टेस्ट बहुत ही ज़्यादा गंदा हो जाता है। हमें टेस्ट से पता लगने लगता है कि ये जो फूड है वो ख़राब हो चुका है। जो चिप्स मैन्युफैक्चर्स होते हैं, इसमें इतनी हवा क्यों होती है चिप्स में? भाई, हम 5 रुपये का चिप्स लेते हैं, उसमें 5 ही चिप्स निकलते हैं, पर हवा बहुत ज़्यादा होती है। क्यों होती है? क्योंकि उसमें नाइट्रोजन फिल होता है। आपका नाइट्रोजन उसे फुला के रखता है और अंदर की जो चिप्स हैं उसे सेफ रखता है, यानी कि ताकि वो ख़राब ना हो, वो रैंसिडिटी से अफेक्ट ना हो। हम रैंसिडिटी को प्रिवेंट कैसे कर सकते हैं? फूड्स में एंटीऑक्सीडेंट्स का एडिशन कर सकते हैं और एक
टाइट कंटेनर्स में भी फूड को स्टोर कर सकते हैं ताकि वो ख़राब ना हो। रेंसिडिटी होती क्यों है? क्योंकि फैट्स और ऑयल्स का ऑक्सीडेशन हो जाता है, बहुत ही ज़्यादा बैड स्मेल और टेस्ट आने लगती है। एंटीऑक्सीडेंट्स और जो एयर टाइट पैकेजिंग होती है, इससे हम क्या कर सकते हैं, रेंसिडिटी को बचा सकते हैं। और चिप्स पैकेट्स में नाइट्रोजन गैस का इस्तेमाल किया जाता है। क्यों किया जाता है? ताकि चिप्स का ऑक्सीडेशन ना हो, यानी चिप्स में जो फैट और ऑयल्स है उनका ऑक्सीडेशन ना हो और वो चीज़ ख़राब ना हो। तो इन शॉर्ट रेंसिडिटी हुई क्या, जो फैट्स और ऑयल्स हैं वो ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट कर जाते हैं, वो जो ऑक्सीडेशन है उनका वो फूड को रैंसिड बना देता है, स्मेल और टेस्ट बहुत ही ज़्यादा अनप्लीजेंट हो जाते हैं, यानी कि वो खाने लायक नहीं रहते हैं। सो गाइस, ये था आपका चैप्टर। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड सब्सक्राइब माई चैनल फॉर मोर वीडियोज़ लाइक दिस वीडियो, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।